बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में 26 जनवरी 2025 को मुनक्किद होने वाला ईएमटी पेपर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 के पेपर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक ही वीडियो में साइकोमेट्रिक पोर्शन को मुकम्मल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पॉसिबल है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर आप आने वाले पेपर को पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो ये तो एक लंबी वीडियो है जिसमें डिटेल से आपको एक एक पॉइंट को बताया जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो सुकून से तसल्ली से देखें ताकि आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आ सके, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया गया है। और साइकोमेट्रिक पोर्शन जो है ये रेस्क्यू 1122 की तमाम आसामियों की बैकबोन है। जो कैंडिडेट साइकोमेट्रिक पोर्शन को समझ जाता है, इसे क्लियर कर लेता है, तो बाकी का जो पोर्शन है वो तो इस तरह का होता है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, आपको पता होता है कि उसमें क्या कुछ करना है। वो तमाम पोर्शन आप आसानी से क्लियर कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट साइकोमेट्रिक पोर्शन में फेल होते हैं। चलते हैं, सबसे पहले आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे साइकोमेट्रिक का। ये तमाम इंट्रोडक्शन हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ पर रिवीजन भी करवा देते हैं ताकि जो कैंडिडेट पहली दफ़ा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता हो किस तरह से साइकोमेट्रिक पेपर को सॉल्व करना है। वीवर्स, ज़हन में रखें कि साइकोमेट्रिक पोर्शन जो है ये 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे। इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है लाइकर्ट स्केल क्वेश्चन, वन वर्ड एसोसिएशन, क्रिएटिव थिंकिंग क्वेश्चन, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, पिक्टोग्राफी। ये इसके 5 टॉपिक्स हैं। इस वीडियो को हम इन 6 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको साइकोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद साइकोमेट्रिक के जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं जो रेस्क्यू 1122 के हर पेपर में रिपीट होते हैं, उन तमाम का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम जो पेपर हुआ था 26 जनवरी 2025 को, उसको आपके साथ डिटेल के साथ इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीवर्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। साइकोमेट्रिक टेस्ट को उर्दू में नफ्सियाती जायजा इम्तिहान कहा जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी तबीयत, आपका मिजाज और सोचने समझने की सलाहियत को परखा जाता है। इस टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप मुतलका पोस्ट या आसामी के अहल हैं भी या नहीं। ये ना हो कि आपको मुंतखब कर लिया जाए, आपको सिलेक्ट कर लिया जाए और बाद में पता चले कि आप तबीयत और मिजाज के लिहाज से इस आसामी के अहल नहीं हैं, या ये आसामी आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का ये मकसद भी होता है कि आपको परखा जाए कि आप मुस्बत सोचते हैं या मनफी। आप चीज़ों को किस हद तक सोचते हैं, किस हद तक आप तहकीक करते हैं। इस सब के साथ साथ आपकी कुव्वत फैसला और आपकी राइटिंग पावर को भी परखा जाता है। वीवर, साइकोमेट्रिक टेस्ट इम्तिहान लेने वाले को आपकी मालूमात फराहम करता है, आपकी काबिलियत, जहनी सलाहियत, हुनर और आपके रवैये के बारे में बताता है। मुख्तसर, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी शख्सियत के हर पहलू को निहायत बारीक बीनी से परखना साइकोमेट्रिक टेस्ट या नफ्सियाती जायजा इम्तिहान कहलाता है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, साइकोमेट्रिक टेस्ट बुनियादी तौर पर ग्रेडिंग टेस्ट होता है। नफ्सियाती इम्तिहान में 3 किस्म की ग्रेडिंग होती है: नीड्स इंप्रूवमेंट, सूटेबल एंड हाईली रिकमेंडेड। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह रेस्क्यू 1122 है, ये रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड को फॉलो करता है। रेस्क्यू 1122 में 2 ही ग्रेडिंग सिस्टम है, रिकमेंड या नॉट रिकमेंड। या तो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा या आपको नॉट रिकमेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये जो लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस है ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में से आए हैं। जो ई टेस्ट एकेडमी ने नोट्स तैयार किए थे, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे नोट्स में शामिल थे। 100% ये पोर्शन हमारे नोट्स में से आया है। अब ये क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं? रेस्क्यू 1122 में पहले इस तरह से ये क्वेश्चन आते थे: एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इंग्लिश में क्वेश्चन आता था तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाते थे। उर्दू में अगर ये क्वेश्चन आते थे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाते थे। आजकल इस तरह से ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं: जी हाँ या जी नहीं। इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करना होता है। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस होते क्या हैं।
पूरी दुनिया में जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें इस किस्म के सवालात सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सवालात की मदद से आसानी से किसी भी शख्स को जांचा परखा जा सकता है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी काबिलियत किस हद तक है। इस किस्म के सवालात में आपको उर्दू या अंग्रेजी में एक फिक्रा लिख दिया जाता है और उस फिक्रे के नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करना होता है। इस फिक्रा का जवाब आपकी शख्सियत के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो इम्तिहान लेने वाले को फराहम करता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर वन वर्ड एसोसिएशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इस वर्ड को, इस लफ्ज को देखते ही आपके जहन में जो भी लफ्ज आता है वो अपनी जवाबी कापी पर तहरीर करें। किसी लफ्ज को देखते ही जहन में आने वाले लफ्ज को लिखना, इस तरीकाकार को वन वर्ड एसोसिएशन या फिर अल्फाजों की शनाख्त का टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट से अंदाजा लगाया जाता है कि आपको किसी लफ्ज, चीज या मामले के बारे में कितना इल्म है, आप अल्फाज की साख्त, मतलब मफहूम और फितरत को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से आप उसे महसूस करते हैं, और अल्फाज का बेहतरीन बाहमी ताल्लुक बनाने में आप कामयाब होते हैं या नहीं। तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को आसानी से पास कर सकेंगे अगर आप इनका बाहमी रब्त, अल्फाजों का बाहमी ताल्लुक बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद है साइकोमेट्रिक टेस्ट में इस किस्म के सवालात का जवाब देते हुए आपने इंतहाई एहतियात का मुजाहिरा करना है। ये सवालात साबित करेंगे कि आप मामलात को किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, कितने जल्दबाज हैं और किस तरह का आपका रद्द अमल होगा। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने कोई लफ्ज देखा है, उस लफ्ज को देखते ही आपके जहन में जो लफ्ज आना है वो लफ्ज आपने लिखना है और वही लफ्ज आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको जाहिर करेगा एग्जामिनर के सामने कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपका रद्द अमल किस तरह का होता है। आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, आप मुस्बत सोचते हैं या मनफी सोचते हैं, आपका ध्यान ज्यादा किस किस्म की बातों की जानिब है। वन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या अल्फाजों की शनाख्त से मुतल्लिका सवालात को हल करते वक्त दर्ज झेल कवानीन को हमेशा आपने जहन में रखना है। चंद कवानीन आपको बताए जा रहे हैं, इन कवानीन को अपने पास चाहे लिख लें चाहे इसे याद कर लें। वैसे तो हमारे नोट्स में ये तमाम कवानीन लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें जहन में रखिएगा। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स मंगवाए हुए हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4th एडिशन जो हमारा साइकोमेट्रिक का है उसमें ये तमाम पॉइंट्स हैं। अल्फाज के जवाबी अल्फाज लिखने में जल्दबाजी का मुजाहरा मत करें, निहायत सोच समझकर और वक्त को मद्देनजर रखते हुए जवाब दें। दूसरा ऑप्शन है इसमें, लफ्ज को देखने के बाद दिमाग में चाहे कुछ भी आए उसे मत लिखें, पहले दिए गए लफ्ज को पढ़ें, सोचें, समझें और फिर मुस्बत अल्फाज के साथ जवाब दें। लफ्ज को देखकर मुतजाद अल्फाज में जवाब कम से कम दें। मुतजाद अल्फाज में जवाब सिर्फ उसी सूरत में दें अगर दिया गया लफ्ज मनफी हो। मिसाल के तौर पर आपको लफ्ज दे दिया गया है बुराई, तो बुराई के आगे आपने अच्छाई लिखना है, ये अपोजिट आप लिख सकते हैं। आपका ऐसा अपोजिट आंसर जो आपको पॉजिटिव साइड पर लेकर जाए, ऐसे आंसर्स आप लिख सकते हैं। मजहबी, समाजी और मुआशरती इकदार को सामने रखते हुए जवाब दें। किसी भी लफ्ज के जवाब के तौर पर गाली, फहाशी या बदतमीजी वाले अल्फाज का इस्तेमाल मत करें। किसी भी लफ्ज के जवाब में एक से ज्यादा लफ्ज मत लिखें। अगर आपको वन वर्ड एसोसिएशन का क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी लफ्ज को देखकर कोई लफ्ज लिखने का कहा गया है, तो फिर आप लफ्ज ही लिखें। अगर आपको ये कहा गया है कि फिक्रात को कंप्लीट करें जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो फिर आपने पूरा सेंटेंस लिखना है। कोई भी ऐसा लफ्ज मत लिखें जिससे जाहिर हो कि आप एक जज्बाती इंसान हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साइकोमेट्रिक की इस वीडियो को, ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बनाने में, सिर्फ एक वीडियो को बनाने में 5 से 7 घंटे लगे हैं। इसलिए कमेंट्स में हमें जरूर बताया करें कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आपको, इससे आपको कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी EMT के पेपर होने हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, EMT की जो गाइड्स ई-टेस्ट अकेडमी ने तैयार की थी, ये 2 गाइड्स थी, एक मेडिकल के पोर्शन पर मुश्तमिल थी और एक साइकोमेट्रिक पर। दोनों को अप टू डेट कर दिया गया है। ये दोनों 4th एडिशन की गाइड्स हैं। इनमें 26 जनवरी 2025 तक के तमाम हलशुदा पेपर्स को शामिल कर दिया गया है। अगर आप ये गाइड, ये नोट्स, ये गेस्ट पेपर्स
ई टेस्ट अकेडमी से हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक, TCS, लेपर्ड या पोस्ट ऑफिस के जरिए हासिल करें। ई टेस्ट अकेडमी व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा मुहैया नहीं करती। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपके सामने है। इसके अलावा ई टेस्ट अकेडमी का कोई भी दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। इस नंबर के अलावा किसी नंबर पर आप पेमेंट मत करें और किसी नंबर से अगर राब्ता आपसे किया भी जाता है कि जी हम ई टेस्ट अकेडमी से बात कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि वो फेक नंबर होगा। हम इस नंबर के अलावा किसी नंबर से भी आप लोगों से राब्ता नहीं करते और ना ही इसके अलावा कोई और ई टेस्ट अकेडमी का नंबर है। व्यूअर्स फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग ये इंतहाई आसान सवालात होते हैं, लेकिन इसमें आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। इस किस्म के सवालात में आपको एक लफ्ज दे दिया जाता है और उस लफ्ज को अपने फिक्रे में इस्तेमाल करने का कहा जाता है। बज़ाहिर तो ये एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन ये ज़हन में रखें, जो फिक्रा भी आप बनाएंगे वो फिक्रा आपकी मुस्बत मनफी सोच की अक्कासी करेगा और वाज़े करेगा कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत कैसी है। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ये पोर्शन जो है ये साइकोमेट्री का पोर्शन रेस्क्यू 1122 में कई बार रिपीट हो चुका है। वीवर्स 5वें नंबर पर हमारे पास है साइकोमेट्रिक टेस्ट में कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आपको आधे फिक्रात दिए जाएंगे, कहीं पर आधा फिक्रा लिखा होगा, कहीं पर एक दो लफ्ज लिखे होंगे। कहा जाएगा कि इन अल्फाज को मुनासिब अल्फाज लगाकर मुकम्मल करें। इन फिक्रात को आपने वो फिक्रात मुकम्मल करने हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है। रेस्क्यू में पहले भी और इस बार भी इसे बहुत ज्यादा वेटेज दी गई है, बहुत ज्यादा ये पोर्शन रिपीट हुआ है। वीवर्स 6 नंबर पर है पिक्टोग्राफी। ये साइकोमेट्री का इंतहाई अहम पोर्शन है, इंतहाई अहम पार्ट है। मोस्टली तकरीबन 80% कैंडिडेट्स जो साइकोमेट्रिक पेपर में फेल होते हैं वो इसी पिक्टोग्राफी में आकर फेल होते हैं। आपने इस पोर्शन को तवज्जो से समझना है, सुनना है, क्योंकि जो तफसील आपको बताई जाएगी इसी तफसील के मुताबिक आगे जो पिक्चर हमने डिस्कस करनी है वो इसी पर बेस करेगी। अगर आप ये रूल्स अपने जहन में रखेंगे तो आने वाले पेपर्स में पिक्टोग्राफी का पोर्शन आप आसानी से हल कर सकेंगे। तस्वीर कहानी साइकोमेट्रिक टेस्ट में सबसे मुश्किल मरहला है। इस किस्म के सवालात इसमें पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस किस्म के सवालात में आपको एक तस्वीर दे दी जाती है और कहा जाता है कि तस्वीर में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, उसे अपने अल्फाज में तहरीर करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट के इस हिस्से में मुबहम सी तस्वीर दे दी जाती है या आपको ऐसी तस्वीर दे दी जाती है जिसे आप एक दफा देखें तो कुछ और महसूस होगा, दूसरी बार देखें तो कुछ और महसूस होगा, तीसरी बार देखें तो कोई और ही नज़ारा होगा। वीवर्स इस तरह की मुबहम तस्वीर होती है जिसके बारे में आपको लिखते हुए इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तस्वीर कहानी को लिखते हुए आपने दर्ज झेल बातों का ध्यान रखना है। ये चंद पॉइंट्स हैं, चंद रूल्स हैं, इन्हें अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो पिक्टोग्राफी का पोर्शन आप आसानी से हल कर सकेंगे। वीवर्स यहाँ पर चंद पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पर है तस्वीर कहानी में सबसे पहले तस्वीर में मौजूद किरदारों का मुख्तसर तारुफ करवाएं। तस्वीर में मौजूद हालात व वाक़यात को अपने सादा तरीन अल्फाज में लिखें। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। कुछ लोग होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो जर्गोन वर्ड्स का यूज करते हैं। जर्गोन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, किसी फील्ड में उन्हें किसी और तरह से लिया जाता है, किसी फील्ड में वो लफ्ज वो अल्फाज किसी और तरह से इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के आपने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, इंतहाई आसान अल्फाज में स्टोरी लिखनी है। सवाल अगर उर्दू में पूछा गया है तो कहानी भी उर्दू में लिखें। अगर क्वेश्चन सवाल इंग्लिश में है तो उसकी कहानी या उसका जवाब भी इंग्लिश में लिखें। अगर सवाल अंग्रेजी में पूछा गया है लेकिन आपको अंग्रेजी लिखना नहीं आती तो फिर आप ऐसा मत करें कि आप क्वेश्चन को खाली छोड़ दें। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने वहां पर चाहे उर्दू में लिख दें लेकिन लिखे जरूर। आपने क्वेश्चन का आंसर खाली छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना। कहानी लिखते वक्त आपने कटिंग और ओवर राइटिंग से परहेज करना है। कहानी में आपने कहानी के एंड पर आपने उसका नतीजा लाजमी कंक्लूड करना है, नतीजा जरूर आपने लिखना है। मुख्तसर इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने कहानी का आगाज, स्टार्ट, उसकी बॉडी और उसका एंड, ये तीनों पॉइंट्स, तीनों पोर्शन लाजमी शामिल करने हैं। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकें तो आप ये तमाम के तमाम सवालात हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट
www.etest.com.pk पर भी रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इसके अलावा तमाम सोशल प्लेटफॉर्म ई टेस्ट अकेडमी के भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर इन तमाम पर भी डाटा हम अपलोड करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो पोर्शन है वो यहाँ पर हम दो पोर्शन सिर्फ डिस्कस करेंगे। ये देखें, एक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट दी सेंटेंसेस, और दूसरा पिक्टोग्राफी। क्योंकि ये जो तीन पोर्शन है ये वाले, ये जो पेपर में आए हैं ये तीन पोर्शन, ये ऑलरेडी ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स में शामिल हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो 7 जुलाई 2024 का पेपर देख सकते हैं। उस पेपर में भी हमारे नोट्स में से सारा पेपर आया था। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तमाम के तमाम ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों पोर्शन जो हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ ये कंप्लीट दी सेंटेंसेस और पिक्टोग्राफी, इन दो पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। यहाँ पर पहला फिक्रा है मुझे महसूस होता है। यहाँ पर आपने आगे खाली जगह में कुछ भी लिखना था। यहाँ पर एक चीज ज़हन में रखें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आपने वही लिखना है जो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये हर बंदा जो है अपने तरीके से इसको पास करता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसी रीजंस हैं जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्यों हमने यहाँ पर ये लिखा है कि जिंदगी हर वक्त हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, हर सेंटेंस के साथ शॉर्ट डिटेल मौजूद है। ये जुमला एक मुस्बत और आगे बढ़ने वाली सोच को जाहिर करता है, जो इस बात पर जोर देता है कि जिंदगी के तजर्बात चाहे खुशगवार हो या मुश्किल, हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देते हैं। इसमें जिंदगी के मसाइल को चैलेंज समझकर इनसे सीखने का रुझान नजर आता है, जो एक मुतवाज़न और पुरउम्मीद ज़हनियत की निशानी है। ये सेंटेंस जो जवाब हमने लिखा है, इससे जाहिर होगा कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं और आप जिंदगी में मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं अपने हाई स्कूल में हमेशा नए मौके तलाश करता था कि अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बना सकूं। ये जुमला आपकी सीखने की लगन, मेहनत और तरक्की की ख्वाहिश को जाहिर करेगा। व्यूअर्स, आप रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको हर इमरजेंसी एक नई इमरजेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक SOP दे दी जाएगी कि आपको ये 5 किस्म की या 6 किस्म की इमरजेंसीज ही आएंगी। आप एक जगह पर गए हैं तो सर में चोट लगी हुई है, तो आने वाली 10 इमरजेंसीज ऐसी ही होंगी। आपको हर इमरजेंसी में एक नया सिनेरियो मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर आपके अंदर सीखने की, मेहनत करने की लगन है तो फिर आप एक बेहतरीन, एक बेस्ट रेस्क्यूअर साबित हो सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये जाहिर करेगी कि आप में आगे बढ़ने की लगन और ख्वाहिश मौजूद है। ये नफ्सियाती इम्तिहान में आपकी मुस्बत शख्सियत, जद्दोजहद करने की आदत और खुद को बेहतर बनाने के रवैये की निशानदही करता है। ये जो जुमला है, ऐसे जुमले एक मुतवाज़न और खुद एतमाद शख्सियत का तासुर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुझे नाकामी हुई। यहाँ पर आगे खाली जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि लेकिन मैंने इससे सबक सीखा और दोबारा कोशिश की। मुझे नाकामी हुई लेकिन मैंने उससे सबक सीखा और दोबारा कोशिश की। ये जुमला आपकी मुस्बत सोच और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत को जाहिर करेगा। रेस्क्यू 1122 में जब आप किसी ऑपरेशन पर जाएंगे, एक ऑपरेशन को करने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने मुख्तलिफ तरीकाकार होंगे और ये आपकी सलाहियत है कि आप एक जगह पर नाकाम हुए हैं, उसके बाद आप दोबारा किस तरह से कोशिश करेंगे। अगर आप नाकामी के बाद दिल छोड़ बैठते हैं, दोबारा कोशिश नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप एक पॉजिटिव माइंड इंसान नहीं है। आप मुश्किल में दिल जो है वो हार बैठते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप जो है नाउमीद हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों की रेस्क्यू में ज़रूरत नहीं है। रेस्क्यू में जो है वो दलेर लोगों की, बाहिम्मत लोगों की और मुश्किलात का सामना करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस हमने लिखा है। आने वाले पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप अपने तरीके से कुछ भी यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं जिससे आपकी साबित कदमी और मुस्बत रवैया ज़ाहिर हो। ये जुमला बताता है कि आप नाकामी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझते,
बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। अगर आपको जिंदगी में कहीं पर नाकामी होती है तो उस नाकामी से भी आप सीखते हैं। ऐसे रवैये से एक मजबूत और पुरउम्मीद शख्सियत का तासुर मिलता है, जो नफ्सियाती इम्तिहान के पास होने के लिए इंतहाई मौजू सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा सबसे बड़ा खौफ। यहाँ पर जो खाली जगह है ये देखें, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने अपना सबसे बड़ा खौफ लिखा। किसी ने लिखा जी मुझे फलां खौफ है, किसी ने कहा जी मुझे अंधेरे का खौफ है, किसी ने कुछ ABC वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दिया। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में यही चीज चेक करनी होती है कि आपको कंफ्यूज करके आपसे वो बात पूछी जाए जो आने वाली लाइफ में जब आप रेस्क्यू में सिलेक्ट हो जाएं तो वो महकमे के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना खौफ लिखा, फोबिया लिखा, जो उनके अगेंस्ट गया और वो पेपर में फेल हुए या आने वाले पेपर में फेल हो सकते हैं अगर इस तरह का दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर जो सूटेबल आंसर था वो ये था कि मेरा सबसे बड़ा खौफ ये है कि मैं किसी ऐसे मौके को खो दूं जो मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता हो। ये जुमला, ये सेंटेंस आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश और मौके की कदर को जाहिर करता है। ये खौफ एक तामीरी सोच की अक्कासी करता है क्योंकि आप अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए फिक्रमंद हैं। इस तरह का जवाब आपकी खुद आगाही और कामयाबी की लगन को नुमाया करता है, जो नफ्सियाती इम्तिहान में एक मुस्बत पॉजिटिव तासुर छोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैं नहीं कर सकता या कर सकती। आगे खाली जगह में हमने ये लिखा है किसी के साथ बदतमीजी। वीवर्स, आप रेस्क्यू 1122 में जाना चाहते हैं, रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेस्क्यू 1122 में आप जब किसी ऑपरेशन पर जाएंगे वहां पर लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको मारेंगे। यहां तक कि अगर आप एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लोग जो है रेस्क्यूअर्स को बाजुका थप्पड़ भी मार देते हैं, लोग गालियां भी देते हैं। तो ये तमाम चीजें आपने बर्दाश्त करनी है। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको गाली देगा तो आप भी उसे गाली देंगे, कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा आप उसे 2 थप्पड़ मारेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जहन में रखें, रेस्क्यू 1122 का जो इस वक्त का मौजूदा सेक्रेटरी है, जो पहले DG था और इन्हें फाउंडर ऑफ रेस्क्यू 1122 भी कहा जाता है, डॉक्टर रिजवान नसीर। इनका ये मोटो है कि अगर कोई आपके दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो आप अपना बायां गाल उसके आगे कर दें। ये इनकी सोच है और ये तमाम सोच तमाम रेस्क्यूअर्स की है। आप देखें कहीं पर कोई इमरजेंसी आती है, लोग रेस्क्यूअर्स को गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन रेस्क्यूअर आगे से बदतमीजी नहीं करता। और यही इनकी ट्रेनिंग है और यही रेस्क्यू का मोटो है। अगर आपने आगे से बदतमीजी की तो इसका मतलब है कि आप रेस्क्यू के लिए अनफिट हैं। मैं नहीं कर सकता किसी के साथ बदतमीजी। वीवर्स, ये जो फिक्र है ये आपके 100% फेवर में जाएगा। इज्जत और इखलाक हर मुआशरती ताल्लुक की बुनियाद होते हैं। दूसरों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना अच्छे किरदार की निशानी है। बदतमीजी ना सिर्फ दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाती है बल्कि हमारे ताल्लुकात और साख पर भी मनफी असर डालती है। खुश इखलाकी और बर्दाश्त से ना सिर्फ दूसरों के दिल जीते जा सकते हैं बल्कि एक बेहतर माहौल भी कायम किया जा सकता है। अगर आप रेस्क्यू में सिलेक्ट होते हैं, आप आगे जाकर क्लाइंट के साथ, मरीज के साथ, विक्टिम के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं तो इससे आपके ऊपर तो जो उंगली उठेगी वो तो उठेगी ही, लेकिन रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट पर भी लोग उंगली उठाएंगे कि ये फलां डिपार्टमेंट के लोग हैं और ये इस तरह का रवैया रखते हैं। इसलिए रेस्क्यू 1122 में बदतमीज लोगों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। कोशिश करें पेपर को पास करना है तो अच्छे अल्फाज के साथ इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। नेक्स्ट हमारे पास है एक माँ अपनी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल होती है। माँ की मोहब्बत दुनिया में सबसे खालिस और बेलोस होती है। वो अपनी औलाद की खुशियों और कामयाबियों के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार रहती है। एक माँ ना सिर्फ बच्चे की परवरिश करती है बल्कि उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है और जिंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ देती है। माँ की दुआएं और मोहब्बत इंसान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये हमने लिखा है, ये हमने सिर्फ इसलिए ये सेंटेंस चूज किया है ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो जाहिर कर सके कि ये जो सेंटेंस लिखने वाला है इसकी सोच इतनी मजबूत है कि ये एक मजबूत बात कर सकता है। कहीं पर भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये जाता है, लोगों से पब्लिक डीलिंग करता है, तो वहां पर ये कच्ची बात नहीं करेगा
वहां पर जो भी बात करेगा पूरे दलाइल के साथ करेगा। ये जो फिक्रा हमने लिखा है यहाँ पर, अगर आप इसे रीड करेंगे तो इसे रीड करने से आपको अंदाजा होगा कि ये किसी संजीदा इंसान ने, किसी मुस्तकिल मिजाज इंसान ने ये तहरीर लिखी है। इसलिए जो भी तहरीर आपने पेपर में लिखनी है, कोशिश करनी है कि उससे ये जाहिर हो कि आप एक मुस्तकिल मिजाज और संजीदा इंसान हैं। आगे हमारे पास है, जब मैं सबसे बेहतर होता हूं तो मैं मुकम्मल तौर पर खुद एतमाद होता हूं। इंसान की बेहतरीन हालत वो हालत होती है जब वो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है और मकसद के हसूल के लिए पुरअज़म होता है। खुद एतमादी हमें चैलेंजेस का सामना करने और नए मौके से फायदा उठाने की कुव्वत देती है। जैसा कि साहब क्वेश्चन में आपको बताया था कि रेस्क्यू 1122 में आपके सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। डेली आपके सामने एक नया चैलेंज होगा। कहीं आपको कोई कटा फटा इंसान मिलेगा, किसी की टांग कटी पड़ी है, किसी की बाजू कटी पड़ी है, किसी के सर में चोट है, किसी के दांत बाहर आए हुए हैं, किसी का भेजा निकला हुआ है, कोई बीमार है। इस तरह के सिनेरियो आपके सामने आएंगे और हर इमरजेंसी आपके लिए चैलेंज होगा। अगर आप खुद एतमाद हैं, आपके अंदर इतना एतमाद है कि आप हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को आप डील कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बेहतरीन सलाहियतें हैं। जब हम अपने अंदर की बेहतरीन सलाहियतों को पहचान लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं और अपने महकमे का नाम भी रोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक रेस्क्यूअर बन सकूं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप ख्वाहिश कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कुछ और बनना चाहता हूं, या कोई भी चीज, लेकिन आपने यहाँ पर पेपर को पास भी करना है और आपने ये जहन में रखना है। बल्कि पेपर में जब आपने अप्लाई किया था तो आपको पता था कि आपको इस जॉब की जरूरत है। सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि आपको रोजगार चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप खिदमत खलक करना चाहते हैं। जब आप इस तरह के सेंटेंस में अपनी ख्वाहिश को जाहिर करेंगे कि मैं रेस्क्यूअर बनना चाहता हूं, तो इससे आपकी वेटेज बढ़ेगी। आपकी ख्वाहिश के आप एक रेस्क्यूअर बनना चाहते हैं, इस बात को जाहिर करती है कि आप में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश और जिम्मेदारी का एहसास है। इस फिक्रा से ये भी जाहिर होता है कि आप में हमदर्दी की खुसूसियात भी पाई जाती हैं, क्योंकि रेस्क्यूअर का काम सिर्फ जिस्मानी तौर पर मदद फराहम करना नहीं होता बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर भी लोगों की हिम्मत बंधाना। ये तमाम चीज़ें जो है रेस्क्यूअर में होनी चाहिए। ये सफ़ात किसी नफ्सियाती इम्तिहान में आपकी ज़हनी कुव्वत और लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती हैं, जो आपको इस फील्ड में कामयाब बनाने में मददगार साबित होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं राजदारी से दूसरों के मामलात एहतराम के साथ निपटाता हूँ। वीवर्स, जब आप रेस्क्यू 1122 में जाएंगे तो आप बहुत से ऑपरेशंस करेंगे जहां पर आपको लोगों के मामलात नजर आएंगे। मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं, कोई भी राजदारी की बात हो सकती है, तो आप उन तमाम मामलात को राजदारी से निपटाएंगे। आपने एक जगह पर जाना है, कहीं पर मेल लोग भी हो सकते हैं, मर्दो खवातीन हो सकती हैं। आपने हर जगह पर जहां पर भी जाना है वहां पर राजदारी का खास ख्याल रखना है। अगर आप में ये खसूसियत है तो आप एक अच्छे रेस्क्यूअर साबित हो सकते हैं। मजीद ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, इस डिटेल को पढ़कर आपको मजीद इस फिक्रा की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ज्यादातर खवातीन। वीवर्स, यहाँ पर आपने ज़हन में रखना है कि खवातीन के हवाले से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इंतहाई एहतियात से इसे सॉल्व करना है। जब आप रेस्क्यू 1122 में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सामना जो है वो खवातीन से भी होगा, मर्द हजरात से भी होगा। आप कहीं पर जाएंगे वहां पर आपको विक्टिम्स खवातीन मिलेंगी और कहीं पर आपको मर्द हजरात मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर किसी किस्म की नेगेटिविटी को जाहिर कर दिया या आपकी तबीयत से ऐसा लगा कि आप एक शर पसंद इंसान हैं, तो आपको पेपर में फेल किया जा सकता है। इसलिए खवातीन से मुतल्लिका जितने भी सवालात हों उनको हाजिर दिमागी के साथ अच्छे तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ और बेहतर आप अपने पास से लिख सकते हैं। ज्यादातर खवातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना खिदमात सरअंजाम दे रही हैं, या आप यूं भी लिख सकते हैं, ज्यादातर खवातीन रेस्क्यू 1122 जैसे महकमा में मुलाजमत करना पसंद करती हैं। रेस्क्यू के शोबे में खवातीन मर्दों के शाना बशाना खिदमात सरअंजाम दे रही हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो इमरजेंसी सूरत हाल में जाने बचाने, तिब्बी इमदाद फराहम करने और मुश्किल हालात में फौरी रद्द अमल देने में महारत रखती हैं। खवातीन रेस्क्यूअर्स अपनी हिम्मत, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत हर मुश्किल घड़ी में इंसानी खिदमत के लिए पेश रहती हैं। इनकी मौजूदगी से रेस्क्यू सर्विसेज मजीद मुअस्सर
اور منظم ہو رہی ہے، جو معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ ویورز، خواتین حقیقت میں بھی آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ملکی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ نیوز سنتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں ایک ایمرجنسی آئی تھی، جس میں ڈیورنگ ایمرجنسی یعنی کہ فون پر ہی جب کال ریسیو کی گئی، ابھی ایمبولنس رستے میں تھی یا پہنچنے والی تھی، تو ایمبولنس پہنچنے سے پہلے ہی اس خاتون نے، جو وائرلیس آپریٹر تھی، جو وائرلیس پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے فون پر ہی اس ڈیلیوری کو ڈیل کیا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور پوری دنیا میں جس سے ریسکیو 1122 کا نام روشن ہوا، اور یہ پہلی خاتون تھی جس نے پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سروس میں رہتے ہوئے فون کال پر ایک ڈیلیوری کروائی۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ اپریشیٹیبل بھی ہے۔ ہمارے پاس ویورز یہاں پر ایک پورشن تو ہم نے یہ والا ڈسکس کر لیا، یہ والا کمپلیٹ دی سینٹینسز۔ اب ہم پکٹوگرافی کو ڈسکس کریں گے۔ پکٹوگرافی جو ہم نے سابقہ ویڈیو کے شروع میں پکٹوگرافی کی ڈیٹیل اور چند کنڈیشنز آپ کو بتائی تھی، چند پوائنٹس بتائے تھے، ان تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس پکٹوگرافی کو سولو کریں گے۔ یہ پکچر ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھیں۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تصویر کو دیکھ کر جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یہاں پر لکھیں۔ تصویر میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یا تصویر کا کون سا اینگل آپ کے سامنے ہے۔ تصویر کو لکھتے ہوئے، تصویر کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ نے 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ کہانی کا آغاز لکھنا ہے، اس کا درمیان لکھنا ہے، اور کہانی کا اختتام لکھنا ہے۔ ویورز دیکھیں، انتہائی مبہم سی تصویر ہے، بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ جب ہم نے اس تصویر کو دیکھا تو تمام ٹیم ممبرز نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ تصویر میں کیا ہے، کیا ہم محسوس کرتے ہیں۔ یقین کریں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس تصویر کو مزید ہم نے بڑا کیا ہے۔ اب اس تصویر کو ہم آگے جا کر ڈسکس بھی کریں گے، حالانکہ اس تصویر میں کچھ بھی واضح نہیں ہے، لیکن آگے جا کر جس طرح سے ہم اس سٹوری کو بنائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی بھی لگے گی، اور آپ نے بھی آنے والے پیپرز میں اس طرح کی جو تصاویر ہیں انہیں اسی طرح سے ایکسپلین کرنا ہے۔ سب سے پہلے چند کنڈیشنز ہیں، چند اہم ترین پوائنٹس ہیں اس تصویر کے حوالے سے، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم اس تصویر پر کہانی لکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے 4-5 پوائنٹس ہیں، انہیں سن لیں، لکھ لیں۔ اس تصویر کو دیکھنے سے نفسیاتی طور پر 4 پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ دھندلی تصاویر دماغ کو مختلف قسم کی وضاحت پر مجبور کرتی ہیں، جس سے آپ کی مثبت یا منفی سوچ کی وضاحت ہوتی ہے، جس سے آپ کی منفی اور مثبت سوچ سامنے آئے گی۔ ایگزامینر دیکھے گا کہ آپ مثبت ہیں یا منفی ہیں، آپ چیزوں کو سمجھنے پرکھنے کی صلاحیت کس حد تک رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ، ہر فرد اپنی شخصیت کے مطابق تصویر کو مختلف اینگل سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک آرٹ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے بے ترتیب فضول چیز سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فلم ہو، ایک مووی ہے، اس مووی کو 4 لوگ یا 3 لوگ یا 5 لوگ دیکھتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ ان 5 لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے فلم میں کیا دیکھا، آپ نے مووی میں کیا دیکھا، تو 5 لوگ مختلف قسم کی سجیشن دیں گے، مختلف قسم کے ان کے کنکلوژنز ہوں گے، مختلف قسم کے ان کے کمنٹس ہوں گے اس ایک ہی مووی کے بارے میں۔ یہ اسی طرح کی تصاویر ہوتی ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، دھندلی تصاویر آپ کی توجہ کو ظاہر کرے گی کہ کس حد تک آپ کسی بات کی گہرائی میں جاتے ہیں، کیونکہ ریسکیو 1122 ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر جب بھی آپ کسی آپریشن پہ جائیں گے تو وہ ایک اندھا آپریشن ہوگا، وہ ایک آپ نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے مبہم ہوگی، دھندلی ہوگی، سینیریو آپ کے سامنے کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ جتنی مرضی تیاری کر کے جائیں، آگے جا کر آپ کو ایک نیا سینیریو ملے گا۔ یہ تصاویر جو ہے یہ اسی چیز کی طرف آپ کو لنک کرتی ہیں کہ آپ کس حد تک کسی بھی چیز کو سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے، ایسی تصاویر آپ کی جذباتی کیفیت کو ظاہر کریں گی۔ مثلا کوئی اس تصویر کو دیکھ کر خوفناک سمجھے گا، کوئی اس تصویر کو دیکھ کر دلچسپ تصویر یا دلچسپ واقعہ سمجھے گا۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں اس تصویر کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں اور اس تصویر کو کہانی کی صورت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ویورز، یہ آپ کے سامنے تصویر ہے، اس تصویر کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ لیں تاکہ ہم اسے آگے جا کر ڈسکس کر سکیں۔ ویورز، یہ ایک سٹوری ہم نے لکھی ہے، یہ ایک فرضی سٹوری ہے، ایک فرضی کہانی ہے۔ آنے والے پیپرز میں آپ نے بھی اسی طرح سے تصویر کو ایکسپلین کرنا ہے، ایسے الفاظ کا، ایسے
فقرات کا آپ نے استعمال کرنا ہے کہ پیپر چیک کرنے والا حیران رہ جائے کہ آپ نے کس طرح سے ایک مبہم سی تصویر کو اس طرح سے بیان کیا کہ آپ کی مکمل سٹوری جو ہے وہ آپ کی مثبت سوچ کو ظاہر کر رہی ہے۔ چلتے ہیں اس سٹوری کو پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان عورت رہتی تھی جس کا نام اقرا تھا۔ اقرا ایک نرم دل اور خیالات میں گم رہنے والی شخصیت تھی جو اکثر گاؤں کے قریب موجود دریا کے کنارے بیٹھ کر قدرت کے حسن کو دیکھتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، اقرا دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ زمین پر جھکی ہوئی پانی کے بہاؤ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قلم اور کاغذ تھا۔ وہ پانی کی لہروں میں چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اقرا کے خیالات گہرے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی بھی پانی کی طرح ہے، کبھی پرسکون اور کبھی متلاطم۔ وہ اپنے خوابوں اور خواہشات کو کاغذ پر لکھ رہی تھی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک راستہ تلاش کر سکے۔ یہ لمحہ اقرا کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وہ پر امید تھی کہ وہ اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلے گی اور اپنے گاؤں کے لیے کچھ منفرد، کچھ مختلف، کچھ نیا، کچھ انوکھا، کچھ کریٹیو کرے گی۔ ویور جی ایک سٹوری ہے اور اس سٹوری کو آپ نے اسی طرح سے بنا کر اچھے الفاظ میں لکھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھیں جتنی جگہ آپ کو پیپر پر دی گئی ہے اسی جگہ پر اچھے طریقے سے کہانی کو سم اپ کریں۔ ایکسٹرا شیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا شیٹس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں تو لگا دیں، ادروائز جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے جتنی جگہ آپ کو دی گئی ہے اتنی جگہ پر ہی سٹوری لکھیں، اتنی جگہ کو ہی آپ مینج کریں۔ اس سے آپ کی مینجمنٹ ظاہر ہوگی کہ آپ کو تھوڑی سی جگہ دی گئی تھی، اس تھوڑی سی جگہ میں آپ نے کٹنگ اور اوور رائٹنگ کے بغیر ہی بہترین انداز میں، اچھی لکھائی میں، اچھے طریقے سے آپ نے سٹوری کو سم اپ کیا۔ یہ ایک سٹوری ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے اچھی سٹوری ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، بلکہ کمنٹس میں اس سٹوری کو ضرور پیسٹ کریں۔ ہو سکتا ہے جو سٹوری آپ کے پاس ہے وہ ہماری سٹوری سے بھی زیادہ بیسٹ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، یہ EMT کا 26 جنوری 2025 کا مکمل پیپر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے۔ آنے والا جو پیپر ہے اس پیپر کو بھی انشاءاللہ اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا جو پیپر ہے اس کا سلوشن، اس کے تمام پارٹس آپ کو سب سے پہلے بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ جیسے ہی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ سٹرگل آپ کو کیسی لگی۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔